नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए हम मॉक टेस्ट की श्रृंखला दे रहे थे और आज हम इकोनॉमिक सर्वे को देखने वाले हैं टेस्ट के माध्यम से। तो प्रश्नों के माध्यम से आप अपने पूरे इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। ये भी पता लगा सकते हैं कि आपने कोई आवश्यक तथ्य छोड़ तो नहीं दिया, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे भी बजट जितना ही इंपॉर्टेंट होता है। ये पीछे का लेखा जोखा होता है कि पीछे हमने कितना अर्जित किया, जो योजना बनाई थी वो कितनी क्रियान्वित हुई। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ बाइलिंगुअल है, आप अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हैं कि जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से नॉट करेक्टली मैच कौन सा है। यहाँ नीचे कुछ शॉर्ट फॉर्म दिया है और फुल फॉर्म दिया है, इसका मिलान कौन सा गलत है ये पहचानना है। तो NNM का मतलब होता है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन यानी राष्ट्रीय पोषण मिशन। NPCI का मतलब होता है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रीय भुगतान निगम। और NRDC जो है ये नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की बात की जा रही है, जबकि NRHM जो है ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है। अब ये बताइए कि इसमें से कौन सा गलत है। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखिए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, जितनी भी यहाँ सूचनाएं हैं वो सभी सही हैं और इसलिए हम ई का चयन करते हैं जिसमें कि लिखा हुआ है नॉन ऑफ द एबव, यानी इसमें से कोई भी गलत नहीं। नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया कि बिहार को सर्वोत्तम नगर बस सेवा का पुरस्कार निम्नांकित में से कौन से वर्ष प्रदान किया गया था, यानी बेस्ट सिटी बस अवार्ड, सिटी बस सर्विस अवार्ड जो है ये कौन से वर्ष में दिया गया था, वो डेट आपको बतानी है। 17, 18, 19, 20 वर्षों के नाम है और 2018 में दिया गया था सर्वश्रेष्ठ सिटी बस सेवा का अवार्ड। इसमें आप बी वाले ऑप्शन को चुन सकते हैं। प्रश्न संख्या 3, अब यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हुए हैं। विद्युत वितरण की बात हो रही है और पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम पूरे बिहार राज्य में, यहाँ पहला स्टेटमेंट आप देखिए, पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम पूरे बिहार राज्य में 2 कंपनियां संभालती हैं, उनके कंधों पर जिम्मेदारी। इसके बाद जो बी वाला स्टेटमेंट बता रहा है उसे देखिए। कंपनियों के नाम है नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और ईस्ट बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। ये 2 कंपनियां हैं जिनके जिम्मे पूरे पावर सप्लाई की जिम्मेदारी। और साथ में बिहार में जो डोमेस्टिक सब्सक्राइबर्स हैं उनकी संख्या में इजाफा हुआ है। पहले ये 2016-17 के समय में 95 लाख थे और अभी बढ़कर 2020-21 वाला जो समय था उसमें 153.26 लाख हो गए हैं। आपको ये बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है। तो गलत ये बी वाला ऑप्शन है। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ यहाँ पे ईस्ट बिहार कहाँ से आ जाएगा, ये साउथ बिहार होगा। ये कॉमन सेंस भी अगर आप लगाएं तो नॉर्थ का साउथ ऐसे भी आप गेस कर सकते हैं, हालांकि करंट अफेयर में गेस कुछ भी नहीं काम करता। तो यहाँ पर ईस्ट बिहार नहीं होगा बल्कि साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड होगा, तब जाकर ये बी वाला सही होता है, लेकिन ऐसा है नहीं तो हम इसे चुन लेते हैं। तो इसमें से हमारा सही जवाब क्या होगा, बी वाला हो जाएगा। यही एकमात्र स्टेटमेंट ऐसा है जो कि गलत है। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया कि 2016-17 का जो समय था, वर्ष सत्र था, उसकी अपेक्षा 2020-21 में भूमि वितरण के तहत लाभार्थियों की संख्या में कितने प्रतिशत का इजाफा हुआ है। भूमि वितरण के तहत, अब यहाँ पर जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंडर में आपको देखना है कि जो बेनिफिशियरीज हैं उनकी संख्या कितनी बड़ी है। तो 138.1 है, 138.3 है, ऐसे ही 2 आंकड़े और हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। 138.1 इतना इजाफा हुआ है, इतनी जो प्रतिशत की वृद्धि है 5 वर्षों में दर्ज की गई। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ कुछ स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। बताइए कि इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर इसमें से कौन सा गलत है। तो राज्य में 2020-21 में प्रमुख बैंकों की कुल 170 नई शाखाएं खोली गई। प्रमुख बैंक जो है उनकी 170 नई शाखाएं खोली गई और सबसे ज़्यादा जो 115 शाखाएं हैं मतलब ब्रांचेज हैं वो भारतीय स्टेट बैंक की खोली गई और 92 शाखाएं जो हैं वो निजी बैंकों की यानी जो प्राइवेट बैंक हैं उनकी खोली गई हैं और लघु वित्त बैंक जो है उनकी 9 और भुगतान बैंकों की 1 नई शाखा खोली गई है। तो यहाँ पर बैंकों की ही पूरी चर्चा है, नई ब्रांचेस खुली हैं ढेर सारी, तो उसमें स्टेट बैंक की कितनी है, बाकी जो प्राइवेट सेक्टर वाले बैंक हैं उनकी कितनी है, वो सब दिया हुआ है। सारी सूचनाएं आप देख रहे हैं। अब बताइए गलत कौन सा है। तो फिफ्थ क्वेश्चन, करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका ऊपर वाला ही गलत है। ऊपर की जो शुरुआती सूचना है वही गलत है, बाकी सब सही। आप देखें 2020-21 का जो समय था उसमें 270 नई ब्रांच खोली गई थी, न कि 170। यहाँ पे आंकड़ा क्या होना चाहिए, 270 होना चाहिए, 270 होना चाहिए। तो ए वाले ऑप्शन को हमने निकाल दिया और वही हमारा आंसर हो गया, बाकी चीज़ें ठीक है। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन को देखिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है उसके तहत 2020-21 में कुल कितने लाख का ऋण स्वीकार किया गया। ये जो पूरा बजट सत्र था मतलब पीछे का आर्थिक सत्र था उसमें कुल कितने लाख रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया। 18, 19, 17 और 20 लाख दिया हुआ है, बताइए। देखिए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 17 लाख का ऋण पूरा स्वीकार किया गया
और इसे अगर ध्यान से और देखा जाए तो इसमें स्वीकृत रकम में जो उपलब्धि है वो करीब 8,140.7 करोड़ रुपए, मतलब प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 90% थी। तो इसमें से हमने 17 लाख को चुना है। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। दिसंबर 2021 की बात है और उस समय 10.0 करोड़ लोगों का टीकाकरण हुआ। अब राज्य सरकार ने क्या किया था? राज्य सरकार ने 4 केंद्रों पर 24 घंटे टीकाकरण की व्यवस्था की थी। उनमें से 3 जो है वो पटना में थे और एक और जो चौथा वाला है वो कहाँ पर था, ये आपको बताना है। तो यहाँ जिलों के नाम दिए हैं, आप देखकर बताइए। और इसे अगर देखा जाए तो जो चौथा केंद्र था वो रोहतास में बनाया गया था, बाकी 3 पटना में थे। तो ये पूछा जा सकता है, इस तरह की जो टीकाकरण वाली सूचनाएं हैं वो भी इसमें शामिल हैं। इसके बाद 8वें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर बताइए गलत कौन सा है। तो 0 से लेकर 18 वर्ष यानी जन्म से लेकर 18 वर्ष की जो आयु वर्ग के बच्चे हैं और युवा हैं, उनकी आबादी का प्रतिशत अगर हम देखें तो कुल आबादी में उनका जो हिस्सा है वो 42% का है। मतलब टोटल आबादी का वो कितना है? 42% है। और वहीं ये बिहार राज्य की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। और वहीं देश में कुल बच्चों की आबादी में बिहार के बच्चों का जो परसेंटेज है वो 12 है। लैंगिक आधार पर बिहार में 2.45 करोड़ लड़के और 2.73 करोड़ लड़कियां हैं। ये इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है। और आंकड़े के हिसाब से 89.9% बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। अब आप ये बताएं कि इसमें से गलत कौन सा है? तो गलत इसका सी वाला है। ये जो लैंगिक अनुपात दिया है ना, जेंडर बेसिस पे ये डिटेल दिया हुआ है। 2.45 करोड़ लड़कियां हैं और 2.73 करोड़ लड़के हैं। यहाँ उल्टा दे दिया है, लड़कों की संख्या ज़्यादा है, लड़कियों की संख्या कम है। ये असल तस्वीर है। और यहाँ क्या किया है? उसका उलट दिया है, लड़कियों की संख्या ज़्यादा कर दिया है, लड़कों की संख्या कम कर दिया है। तो ये सी वाला स्टेटमेंट इसमें गलत है, बाकी चीज़ें सही हैं। सी को हम बाहर कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि बिहार में बाल बजट निर्माण प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन से वर्ष शुरू की गई? तो 2011-12 का समय है, 12-13 का समय है, 13-14 का समय है, 14-15 का समय है। अब देखकर बताइए, बाल बजट निर्माण की बात हो रही है और ये जो प्रक्रिया है ये 2013-14 में शुरू की गई थी। अब इसमें से आप चुनेंगे किसको? सी वाले विकल्प को चुन लेंगे। 10वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर यहाँ पर्यावरण, जलवायु और आपदा प्रबंधन से संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। कौन सा गलत है वो आपको बताना है। तो वर्ष 2020 का जो समय था उसमें बिहार में 1385 मिलीमीटर वर्षा हुई थी, जो कि दीर्घकालिक औसत वर्षा से लगभग 37% ज़्यादा है। ज़्यादा वर्षा बिहार को प्राप्त हुई थी। वर्ष 2020-21 में बिहार के कृषि जनित सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी यानी वन क्षेत्र और काष्ठ उत्पादन का लगभग जो प्रतिशत था वो 8.9% था। बिहार राज्य प्रदूषण बोर्ड ने पटना में वायु प्रदूषण के बिखरे स्रोतों की पहचान करने और उनसे निपटने के लिए स्वच्छ वायु डैशबोर्ड की शुरुआत की। राजगीर के नेचर सफारी का उद्घाटन, ये राजगीर में है, पहली चीज़ तो ये यहाँ पर दी हुई है। तो इसका नेचर सफारी का जो उद्घाटन है ये बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यानी नीतीश कुमार जी के द्वारा 2021 में किया गया था। अब ये जो सूचनाएं इकट्ठी कर यहाँ दी हुई है, सब अलग अलग प्रकार की हैं। आप ये बताइए गलत कौन सी? अब इसमें ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो बी वाली इन्फॉर्मेशन है वही गलत है, बाकी जितनी सूचनाएं हैं वो सब सही हैं। यहाँ दिया हुआ है ना कि काष्ठ उत्पादन और वानिकी का प्रतिशत, तो वो 7.9 था, न कि 8.9। यहाँ पे 7.9 होगा, बीच में दशमलव है, ठीक। तो यहाँ एक ज़्यादा दे दिया है, बाकी चीज़ें सही हैं, बाकी जितना भी है वो ठीक दिया है। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11वां। बिहार में समुदाय को वास्तव में 20 किलोमीटर के दायरे में बिजली गिरने के कम से कम 40 मिनट पहले चेतावनी देने के लिए चेतावनी प्रणाली या प्रक्रिया जो है उसके तहत कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है? मतलब ऐसा एप्लीकेशन बनाया गया है जिसके चलते बिजली गिरने से काफ़ी पहले ही सूचना लोगों तक पहुंच जाएगी। तो ये क्या है? इंद्रप्रस्थ है, इंद्रवज्र है, इंद्रधनुष है, इंद्रप्राण है, इसमें से कौन सा होगा? तो ये इंद्रवज्र है। और वैसे भी आप यहाँ आकाशीय बिजली की अगर बात कर रहे हैं तो कहा जाता है कि देवराज इंद्र का वज्र है, उसी का वज्रपात होता है, ठीक। तो उससे भी आप गेस कर सकते थे, फिलहाल यहाँ हमने देखा। इसके बाद 12th क्वेश्चन को देखते हैं। कौन से ऐसे 2 राज्य हैं जिनमें कि वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद यानी नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है पर कैपिटा वो यहाँ वृद्धि के तौर पे दिखाया गया है, मतलब उसमें वृद्धि देखी गई है, यानी जो प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद है वो बढ़ा है। ऐसे 2 राज्यों के नाम आपको बताने हैं और ये 2020-21 का पूरा टाइम रेंज है। तो अगर आप देखें तो तमिलनाडु और बिहार दोनों ऐसे राज्य हैं जिसमें कि ये प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद जो है ये बढ़ा है, ठीक। तो इसमें से हम चुनेंगे किसको? तमिलनाडु और बिहार को, और ये ऊपर ही दे रखा है, हमने ए को चुन लिया। प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था में हाल की उच्च वृद्धि को दर्शाने के लिए जिन क्षेत्रों का सर्वाधिक योगदान है उनमें क्या शामिल नहीं है? मतलब बिहार की अर्थव्यवस्था जो है वो उच्च वृद्धि अगर प्राप्त कर रही है तो उसमें कौन से 2 क्षेत्र योगदान कर रहे हैं ये आपको नहीं चुनना है, बल्कि ये चुनना है कि किन क्षेत्रों का योगदान नहीं है। तो यहाँ आप देखें पशुधन और जनोपयोगी सेवाएं हैं, परिवहन और भंडारण है। किसका किसका योगदान नहीं है वो आपको चुनना है, ध्यान दीजिएगा। संचारण और प्रसारण की सेवाएं हैं, रेलवे और पथ परिवहन है। इसमें से कौन सा होगा? तो 13th क्वेश्चन का आप देख रहे हैं, इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा होना चाहिए?
इसका ई वाला होना चाहिए, क्योंकि ये सभी जो है ये योगदान देते ही हैं, सभी शामिल हैं। मतलब पशुधन का अपना ही रोल है, जो कृषि क्षेत्र है उसमें ये लाइट सेक्टर के तौर पे काम करता है, जनोपयोगी सेवाएं ही हैं, तो ये सब कुछ इसमें शामिल है। तो इसमें से हम किसी को भी बाहर नहीं कर सकते। प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। आधार मूल्य पर 2016-17 और 2020-21 के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन का प्रतिशत अगर देखा जाए तो तृतीयक क्षेत्र में इसका क्या योगदान रहा या तृतीयक क्षेत्र का इसमें क्या योगदान रहा, वो आपको बताना है। तो इसमें जो डाटा दिया हुआ है उसे आप देखें, और 2 वर्षों का पूछ रहा है, मतलब 2 अलग अलग सत्रों का पूछ रहा है, तो इसमें इसीलिए पेयर के तौर पे दिया है। 2016-17 का आपको बताना है, 2020-21 का बताना है। देखकर बताइए। और अगर हम इसमें कंट्रीब्यूशन देखें टर्शियरी सेक्टर का, परसेंटेज ऑफ ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन का, तो क्रमशः इसमें 57-61 वाला आंकड़ा आप देख रहे हैं, बाकी आप 61.2 और 57.3 देख रहे हैं। कुल मिलाकर इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। ठीक है, सी वाले ऑप्शन को चुन लीजिए। 57.3 है 2016-17 के लिए और 61.2 है 2020-21 के लिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। पूछा गया कि व्हाट वाज द टोटल टैक्स कलेक्शन ऑफ द स्टेट इन ईयर 2020-21, मतलब टोटल टैक्स कलेक्शन कितना था एग्जैक्टली आपको आंकड़े में ही बताना है। और 15 क्वेश्चन करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। ये 30,341 करोड़ था और इसमें से हम बी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। वर्ष 2020-21 में सकल ब्याज भुगतान गत वर्ष से 13.6% बढ़ गया। सकल ब्याज जो है वो भुगतानगत वर्ष से 13.6% बढ़ा है, जबकि निवल ब्याज भुगतान में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है वो आपको बताना है। एक जो बढ़ोतरी हुई है वो दे दिया है, दूसरी वाली जो निवल ब्याज भुगतान में वृद्धि है वो आपको बतानी है। अब इसमें देखें, और हाँ बढ़ोतरी हुई हुई आवश्यक नहीं है, कमी भी हो सकती है। तो 16वें को आप देख रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। इसमें कमी आई है, ये बढ़ा नहीं है बल्कि ये डिक्रीज हुआ है। और कितना घटा है, 3.5%। इसके बाद प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। गलत कथन का आपको चयन करना है। बिहार का इकोनॉमिक सर्वे ही यहाँ पर आधार है, तो पूरे प्रश्न श्रृंखला में वही है। अब 2020-21 में शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर जो खर्चा हुआ है वो 27,347 करोड़ रुपए हो गया है। और इसके तहत कुल व्यय, वेतन पर व्यय का हिस्सा ये 2020-21 में 21% रहा है। इसका जो प्रतिशत है वो कितना है, 21% है। परिवार और स्वास्थ्य कल्याण पर व्यय जो है वो 2020-21 में बढ़कर 9,152 करोड़ रुपए हो गया है। जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और नगर विकास पर व्यय ये वर्ष 2020-21 में 16,319 करोड़ रुपए पहुंच गया। ये डाटा दिया हुआ है। अब आप ये बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। प्रश्न संख्या 17 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका बी हो जाएगा। यही वाला एकमात्र स्टेटमेंट ऐसा है जो कि गलत दिया है, इसे आप ध्यान से देखें। असल में बात यह है कि वेतन व्यय का जो हिस्सा है वो 21% नहीं है बल्कि 19% है। यहाँ पर जो प्रतिशत है वो 19 होना चाहिए। प्रश्न संख्या 18, यदि व्यय के मामले में आकलन किया जाए तो बिहार में पूंजीगत परिव्यय जो है उसका हिस्सा 2019-20 के 8.4% से बढ़कर 2020-21 में कितने % हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपको बताना है कि जो assessment is made in terms of expenditure, the share of capital outlay in Bihar increased from 8.4% in 2019-20 to what % in 2020-21। मतलब 2020-21 में कितना होगा तो वो आपको आंकड़े के तौर पे यहाँ देखना है। परसेंटेज यहाँ दिया हुआ है। और 18वां क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। ये 11% हो जाएगा, मतलब 11% हुआ है, ये 2020-21 की बात है। और पीछे वाला जो है वो भी आप याद रखेंगे, ये 8.4 था। इसके बाद 19वें नंबर के प्रश्न में पूछा गया कि कृषि रोड मैप 3 जो है इसका कार्यकाल ये किससे संबंधित है, मतलब कौन से कार्यकाल से ये जुड़ा हुआ है। बिहार का जो कृषि रोड मैप 3 है उसका संबंध कौन से सत्र से है। तो इसमें जो सत्र दिया है उसमें 2017 से लेकर आप 22 वाले समय को चुनेंगे, मतलब इसके क्रियान्वयन की अवधि। तो 2017 से लेकर 2022 यानी जो हमारा बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। 20वें नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया कि बिहार में भूमि उपयोग पैटर्न 2019-20 के हिसाब से शुद्ध बुआई क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। शुद्ध बुआई क्षेत्र जो है उसका आपको पूरा प्रतिशत बताना है, नेट शोन एरिया, तो कितना होगा। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें बी वाला हो जाएगा। बी वाले ऑप्शन को आप चुन लीजिए, 54.2। ये पूरी जो है शुद्ध बुआई भूमि है, यहाँ पर एकदम बुआई का ही काम होता है, यानी कृषि कार्य होता है। इसके बाद आगे चलते हैं और बाकी अकृषि भूमि और ऊसर जो जमीन होती है उसका भी प्रतिशत पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से फसल क्षेत्र के बारे में जो गलत कथन है उसका चयन आपको करना है। तो समृद्ध जैव विविधता और कृषि जलवायु क्षेत्रों के कारण बिहार विविधतापूर्ण फसल पैटर्न को अपनाने में सक्षम है, मतलब तरह तरह के फसल पैटर्न को वो अपना सकता है, फसलें उगा सकता है, क्योंकि उसके पास जैव विविधता काफ़ी समृद्ध है। और जो कृषिगत फसलें हैं उसमें मुख्य रूप से धान, गेहूं, जूट, मक्का और गन्ना, ईख का मतलब गन्ना, और तिलहन यानी तेल देने वाली जितनी भी फसलें होती हैं वो सब शामिल हैं जो कि पैदा की जाती हैं। और शस्य क्षेत्र में कुल अनाज वाली फसलों का 85% से भी ज़्यादा शेयर है, मतलब अनाज वाली जो फसलें हैं, खाद्यान्न वाली जो फसलें हैं वो 85 से ज़्यादा % में उगाई जाती हैं। और धान के बाद प्रति खेतों का लक्ष्यीकरण योजना
ये दलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्रित है, दाल उगाने के लिए। तो अब ये बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। 21 को आप देख रहे हैं और इसका जो राइट आंसर है वो ई हो जाएगा, नॉन ऑफ द एबव। इसमें से कोई भी जो है ना वो गलत नहीं है, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हैं वो सही है, मतलब जितने भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो परफेक्ट हैं और इसीलिए हम ई वाला ऑप्शन चुनते हैं। प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। राज्य में तिलहनों के उत्पादन में 2018-19 से 2020-21 के मध्य में कोई खास अंतर नहीं आया है, जिनका औसत इस दौरान 0.12 लाख टन रहा। अब जो आगे पीछे बीत चुके 3 वर्ष थे, यानी विगत 3 वर्षों में निम्नलिखित फसलों की वृद्धि से संबंधित नीचे दिए गए आंकड़ों में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। कुल मिलाकर यहाँ उत्पादन की बात हो रही है और उत्पादन के संबंध में जो मिलान दिया है उसमें से सही कौन सा है ये आपको बताना है। तो सनफ्लावर के लिए जो परसेंटेज है वो 0.32% है, कुसुम का है 0.12, मूंगफली का है 0.05, ये तिलहन है सभी, और तिल का है 0.06%। अब आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। तो 22वां, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें से हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, पहले ई वाला ऑप्शन हमें चुन लेना चाहिए क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं वो ठीक हैं, मतलब इसमें सब कुछ सही दिया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तिलहनों के उत्पादन की बात हो रही थी और कोई खास अंतर नहीं आया है, तो कितनी वृद्धि दर्ज की गई है वही देखना था इसमें। प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं। कृषि विभाग ने सब्जियों के लिए चंडी में और फलों के लिए देशरी में 2 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की है। चंडी स्थित जो सब्जी उत्कृष्टता केंद्र है उससे उस केंद्र के माध्यम से किसानों को लगभग कितने पौधे उपलब्ध कराए गए वर्ष 2021 में, वो पौधों की संख्या आपको बतानी है। तो अब ये बताइए कि इसमें से कितना आंकड़ा हमें चुनना चाहिए और करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, सी वाला होगा, 20 लाख। ठीक, 20 लाख वाला आंकड़ा हमने चुन लिया। मतलब 2021 के लिए चंडी स्थित जो सब्जी उत्कृष्टता केंद्र है उसने किसानों को 20 लाख पौधे, जो सब्जियों के पौधे थे, वो उपलब्ध कराए। इसके बाद प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं। दुबई और लंदन के बाजारों में निम्नलिखित में से किस फल का निर्यात करना संभव हुआ था 2021 में? ये क्या था? तो बिहार की ही कोई फसल थी, बिहार का कोई उत्पादन था, कौन सा था? तो ये शाही लीची और जर्दालू आम दोनों थे, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें हैं, जर्दालू आम है और शाही लीची है। तो इसमें हमें 2 विकल्प चुनने की सुविधा नहीं है, तो हम सीधा ई वाले को चुन लेते हैं, मोर देन 1। ठीक, आप दोनों को याद रखेंगे, हो सकता है कि विकल्प में कोई एक ही दिया हो। प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं। बिहार राज्य सरकार ने वर्ष 2021 में कितने नए कृषि विश्वविद्यालयों को स्वीकृति दी है? संख्या इनकी आपको बतानी है। और 25 को आप देख रहे हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें 3 हो जाएगा। 3 नए कृषि विश्वविद्यालयों को स्वीकृति दी गई है। और इसमें आप देखें तो कृषि अभियंत्रण का नया महाविद्यालय आरा में, कृषि व्यवसाय प्रबंधन का जो नया महाविद्यालय है वो पटना में खुलेगा, और जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित जो कृषि विश्वविद्यालय है वो सबौर में स्थापित किया जाएगा। तो ये 3 जगह है। प्रश्न संख्या 26 को देखते हैं। कृषि विभाग ने निम्नलिखित में से किस फाउंडेशन के साथ तकनीकी सहयोग प्राप्त करके बिहान नाम का एक नया एंड्रॉयड एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ये बिहान नाम का जो नया एंड्रॉयड एप्लीकेशन है ये किस फाउंडेशन की सहायता से लॉन्च हुआ है? तकनीकी सहयोग उसने दिया है, बाकी कृषि विभाग इसमें मूल कर्ता धरता है। तो देवमित्र फाउंडेशन है, या फिर प्रेम फाउंडेशन है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, या एशिया फाउंडेशन ग्रांट्स है? इसमें से किसका नाम आप चुनेंगे? 26 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी वाला हो जाएगा, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। सी वाले विकल्प को हमने चुना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 को देखते हैं। कृषि अनुकूल जलवायु, माफ कीजिए, जलवायु अनुकूल कृषि यानी जिसे CRA कहा जाता है, इस कार्यक्रम से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो विकसित कृषि पंचांग के हिसाब से फसलों के सही समय पर लगाने पर आधारित फसल प्रणाली को शुरू करना, ये एक स्टेटमेंट है। दूसरा ये है कि प्रबंधन प्रणाली या प्रबंधन संबंधी जो पानी, पोषण और खरपतवार इत्यादि से संबंधित सर्वोत्तम व्यवहार है वो भी इसी जलवायु अनुकूल कृषि के अंतर्गत आता है। कुल मिलाकर जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम की विशेषताएं दी हुई हैं, आपको उसमें से पकड़ना है कि कौन सा गलत है। और मिट्टी और जलवायु की जो उपलब्ध परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से व्यवहारिक फसल का विविधीकरण करना, मतलब पहले ये देखना कि मिट्टी कैसी है और जलवायु कैसी है, उसके आधार पर फसल कैसी हमें उगानी है इसका फैसला लेना। और कम और मध्यम अवधि के जलवायु अनुकूल फसल का प्रभेद करना, ये सब जो है ये कृषि अनुकूल जलवायु तंत्र में और योजना में शामिल है, ऐसा दिया हुआ है। आप बताइए गलत कौन सा है? तो 27 को आप देख रहे हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, जितनी जानकारियां हैं वो सभी सही है। वैसे भी देखने में समझ में आ रहा है कि ये सब कुछ जलवायु के अनुकूल कृषि करने के ही तरीके हैं। इन सब के माध्यम से हम एक ऐसी खेती कर सकते हैं जो कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगी और हमारे लिए भी अच्छी होगी। तो बेशक इसमें ई वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 28वें नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं आप। पूछा गया कि पशुधन सेवाओं के संबंध में गलत विकल्प कौन सा है, बताइए। तो प्रौद्योगिकी के तहत महिलाओं और सीमांत किसानों की पहुंच में लाने के लिए पशु सखी के माध्यम से पशु स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। और कृत्रिम गर्भाधान का आंकड़ा जो है वो बिहार राज्य के लिए ही दिया हुआ है। तो 2020-21 में ये 36.29 लाख था और 1.98 लाख पशुओं का समस्तीपुर में इलाज किया गया। उच्च गुणवत्ता वाले पशुओं और पशुधन उत्पादों की प्राप्ति के लिए बिहार पशुधन मास्टर प्लान 2017-18 से 2025-26 यानी 2025-26 तक विकसित किया गया है। मतलब ये जो मास्टर प्लान है ये चलेगा 2017-18 के समय से लेकर 2025-26 तक, इस बीच में इसे क्रियान्वित किया जाएगा।
तो पशुधन के विकास से संबंधित ये सारे स्टेटमेंट हैं। आप देखकर बताइए कि इसमें से कौन सा सही, और इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा गलत है, गलत विकल्प का चयन करना है, यानी सही जो है उन्हें बाहर कर देना है। तो बाकी सब तो इसमें सूचनाएं सही है, लेकिन ये जो अंतिम वाली सूचना है ना, लाइव स्टॉक मास्टर प्लान की जो रेंज दी हुई है, ये असल में 2018-19 से लेकर 2022-23 तक है, और इसमें जो टाइम गैप दिया हुआ है वो इतना दूर का दिया हुआ है, मतलब 2017-18 से लेकर 2025-26 तक दिया है, जो कि गलत है। ये कब से कब तक है? 2018-19 से लेकर 2022-23 तक है। तो डी को हमने निकाल दिया, बाकी सब सही है। प्रश्न संख्या 29 को देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के हिसाब से वर्ष 2020-21 में दूध का उत्पादन वर्ष 2016-17 में 87.10 लाख टन की अपेक्षा कितना बढ़ गया था। यहाँ पर देखें, जो 2016-17 का आंकड़ा है वो दे दिया है। अब 2020-21 में ये कितना बढ़ गया है वो आपको बताना है। तो 29वें क्वेश्चन को आपने देखा और इसका जो सही जवाब है वो बी हो जाएगा, 115.01 लाख टन। ये वाला जो आंकड़ा है ये सही, ठीक, मतलब इतनी वृद्धि हमें देखने के लिए मिली है। और इसके बाद चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 30, इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से गव्य डेयरी क्षेत्र से संबंधित आपको कुछ कथनों पर विचार करने हैं। तो अब इसमें आप देखें, जो डेयरी सेक्टर है उससे संबंधित यहाँ कुछ कथन दिए हैं। तो गव्य सेक्टर खासकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए जीविका की अपनी संभावना के कारण बिहार के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के तौर पर जाने जाते हैं। ये जो क्षेत्र हैं ये छोटे और सीमांत किसानों को काफ़ी सहारा देते हैं। और समग्र गव्य विकास योजना के तहत 2020-21 में कुल 73.95 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, यानी इसके लिए जो बजट लगाया गया वो आप देख रहे हैं। और मकसद क्या है इस योजना का? तो स्वरोजगार पैदा करना, जिसके लिहाज से 2 और 4 दुधारू गायों वाली दुग्धशाला की स्थापना, और स्थापना अगर होती है तो उसके लिए सरकार सब्सिडी देगी, ऐसा प्रावधान है। राज्य सरकार की सभी शहरी क्षेत्रों में नया मिल्क बूथ खोलने की योजना है, जिससे कि कुल 30.10 करोड़ रुपए का जो आवंटन है उसमें करने की योजना बनाई गई। तो ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब बताएं कि ये जो गव्य क्षेत्र के बारे में सूचना है इसमें से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत है। तो इसमें अगर आप देखें तो बी वाला ऑप्शन ही गलत है। यहाँ दिया हुआ है ना कि 73.95 करोड़ रुपए का आवंटन, जबकि अगर आप देखें तो 73.45 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यहाँ 95 नहीं होगा, बल्कि दशमलव के बाद वाले जो अंक हैं 4-5 होगा। हालांकि बहुत बारीक अंतर है, लेकिन इतना भी यहाँ पर मायने रखता है, तो हम बी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। तो बारीक जो आंकड़े होते हैं ना, उनमें बारीक अंतर भी पूछा जा सकता है। इसमें ये हो सकता है कि जो दशमलव के शुरुआती अंक हैं वो सही दिए हों, बाद वाले गड़बड़ दिए हों। तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या होगा, 4-5 होना चाहिए था। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 31, मुर्गी पालन से संबंधित यहाँ आंकड़ा है। तो आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से मुर्गी पालन क्षेत्र का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है पिछले साल में। और अंडों के कुल उत्पादन की अगर बात करें तो वर्ष 2020-21 में ये 301.32 करोड़ रहा टोटल, राज्य में इतना दिया हुआ है। और अंडों के कुल उत्पादन में 2016-17 की अपेक्षा लगभग 35% की वृद्धि हुई है। देसी मुर्गियों और मुर्गियों की अधिक लागत वाली प्रजातियों के मामले में वृद्धि के लिए भी राज्य सरकार के द्वारा सहयोग दिया जा रहा है। तो ये सारी सूचनाएं मुर्गी पालन से जुड़ी हुई है, यानी पोल्ट्री फार्मिंग से जुड़ी है। अब बताइए कि इसमें से कौन सा कथन सही है। अब यहाँ सही की तलाश आपको करनी है। तो एकमात्र इसका जो बी वाला ऑप्शन है वही सही है। इसमें सही की ही हमें खोज करनी थी, क्योंकि एकमात्र दूसरा वाला सही है। जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो जो ये पोल्ट्री सेक्टर है इसका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है, मतलब काबिले तारीफ रहा है। और यहाँ दिया है कि औसत रहा, मतलब कुछ खास नहीं। और इसमें बी वाला ऑप्शन तो सही है, तो उस पर विचार करने की बात नहीं है। हाँ, ये आंकड़ा आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अंडों के उत्पादन में जो वृद्धि है वो 32.4% की है, और यहाँ पर दिया है 35, तो ये गलत है। और बाकी देसी मुर्गियों और मुर्गियों की जो कम लागत वाली प्रजातियां हैं, देसी मुर्गी और ज़्यादा नहीं बल्कि कम लागत वाली जो प्रजातियां हैं, उनके लिए वृद्धि हेतु सरकार सहयोग देगी, सब्सिडी इत्यादि देगी। तो यहाँ बाकी सब चीज़ें गलत हैं, सिर्फ बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। प्रश्न संख्या 32 को देखते हैं। मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो चौर की जमीनें हैं उनको मछली उत्पादन के लिए तालाबों के निर्माण के जरिए विकसित करना, चौर क्षेत्रों को मछली आधारित समेकित जल कृषि प्रणाली में विकसित करना, आधुनिक प्रौद्योगिकी के समावेश से मछली पालकों को नए अवसर उपलब्ध कराना, और बागवानी और कृषि वानिकी के साथ समेकित विकास को उपलब्ध कराना, मतलब समेकित विकास करना, वो सब चीज़ें। साथ में आप देख रहे हैं कि इसमें ई वाला ऑप्शन भी है। कुल मिलाकर 4 स्टेटमेंट है। जो ई वाला विकल्प है वो तो पहले की तरह है। आप बताइए कि समेकित चौर विकास योजना के बारे में जो मुख्य उद्देश्य है वो असल में क्या है? तो 32 को आपने देखा, और इसका जो राइट आंसर है वो ई होगा, क्योंकि ये सारे ही उद्देश्य हैं। यहाँ जितने भी उद्देश्य दिए हैं वो सब इसी योजना से संबंधित हैं। इसके बाद 33वें प्रश्न को देखते हैं। नदी मत्स्य पालन रिवर रैंचिंग कार्यक्रम जो है उसके मुख्य उद्देश्यों के बारे में देखिए। इसमें से कौन कौन से उद्देश्य उसमें शामिल होते हैं? तो जो चिन्हित नदियां हैं वहां पर प्रजनक मछलियों को इकट्ठा करना, और आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जो इकट्ठा की गई मछली है उनका कृत्रिम प्रजनन कराना, और कृत्रिम रूप से विकसित अंडों के जीरो में और जीरो को अंगुलिकाओं में बदलना, मतलब मछली के छोटे बच्चे। और उसके बाद नदी मत्स्य पालन कार्यक्रम के जरिए चिन्हित नदियों के अंदर अंगुलिकाओं को पालना, और उसके बाद वो मछलियां बन जाएंगी।
चिन्हित नदी में शुद्ध जर्म प्लास्ट को पुनः स्थापित करना, राज्य के अंदर ये सारे कार्यक्रम चलेंगे ताकि रिवर रेंचिंग कार्यक्रम सफलतापूर्वक क्रियान्वित हो सके। अब आपको ये बताना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो 33 में भी आप देख रहे हैं कि ई वाले विकल्प को ही चुनना चाहिए, क्योंकि ये जितनी भी यहाँ पर योजनाएं और क्रियाकलाप दिए हुए हैं ये सब रिवर रेंचिंग प्रोग्राम से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ई को चुन लिया। इसके बाद 34वें क्वेश्चन को आप देखें, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के हिसाब से खरीफ धान की बीज प्रतिस्थापन दर 2020-21 में 50% की विहित सीमा से कितनी कम रही? कितनी कम रही वो आपको बताना है, बताइए। 50% की जो विहित सीमा थी यानी प्रेस्क्राइब लिमिट थी उससे ये कितनी कम रही? 1.5% या 1.3 या 1.8 या 1.11? तो 34 और करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ये इसमें अगर आप बी वाले ऑप्शन को चुनते हैं तो सही रहेगा 1.3। ठीक है, 1.3% ये कम रहती है। 48.7% थी जो कि 50% से 1.3 कम होता है, तो सीधा सीधा उसमें एग्जैक्ट आंकड़ा 48.7 वाला भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद 35 को देखते हैं, 2020-21 में खरीफ फसलों में किसकी बीज प्रतिस्थापन दर में काफ़ी सुधार हुआ है? तो जो सीड रिप्लेसमेंट रेट है वो किसकी इंप्रूव हुई है? कॉर्न की हुई है, अरहर की हुई है, मिलेट की हुई है कि ज्वार की हुई है? ज्वार को पूर्वांचल और बिहार में जोनरी कहा जाता है, लाल रंग का ये अनाज होता है, इसका भी आटा काफ़ी स्वादिष्ट होता है और पौष्टिक भी। तो इसमें आप बताएं। और 35 का जो करेक्ट आंसर है वो ई हो जाएगा। अब इसमें से हम किसी को भी नहीं चुन सकते, और क्यों नहीं चुन सकते? तो आप देखते हैं कि खरीफ फसलों में मक्का, अरहर ये दोनों ही जो है इनकी प्रतिस्थापन दर में काफ़ी सुधार हुआ है, और मक्का और अरहर दोनों इसमें दिया हुआ है, तो दोनों को एक साथ चुनना था, इसलिए हमने ई को चुना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 36 को देख लेते हैं। उर्वरकों के बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे हैं, जैसे कि विभिन्न फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हेतु उर्वरक काफ़ी हद तक जिम्मेदार है बिहार में, यानी उर्वरकों के इस्तेमाल से ही ये संभव हो पाया है। एनपीके का मतलब आप जानते ही हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो इसकी खपत वर्ष 2020-21 में 18.30 लाख टन थी, यानी अच्छी खासी खपत थी। ये सबसे प्रचलित खाद है। और रासायनिक उर्वरकों की खपत में कमी आई है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि शुरुआती स्टेटमेंट आपको ये बता रहा है कि जो उत्पादकता में वृद्धि फसलों की हुई है वो उर्वरक के प्रयोग के कारण। अब उर्वरक में वो नेचुरल जो फर्टिलाइजर है वो भी हो सकता है और केमिकल फर्टिलाइजर भी हो सकता है, दोनों आ सकते हैं। तो यहाँ ये नहीं कहा है कि रासायनिक उर्वरक, सिर्फ उर्वरक कहा है। और बाकी आप देख रहे हैं कि एनपीके की जो खपत है वो दे रखी है। रासायनिक उर्वरकों की खपत में कमी आई है, ये यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। और ये जो 2020-21 का समय था उसमें ये खपत 207.6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ही रही, यानी 1 हेक्टेयर का जो खेत है उसमें 207.6 किलोग्राम उर्वरक का ही प्रयोग किया गया। तो अब आप ये बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है? 36 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? सी वाला हो जाएगा। गलत विकल्प का हमें चयन करना था, और 201 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 207.6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई है। तो इसका मतलब क्या है कि रासायनिक उर्वरकों की खपत में वृद्धि हुई है। और वैसे भी जहाँ जमीन की उर्वरता कम होने लगती है तो हर्बल फर्टिलाइजर उतना काम नहीं करते हैं, तेज और तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है, तो इसके लिए फिर वही केमिकल फर्टिलाइजर का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो सी वाले ऑप्शन को हमने चुन लिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और हाँ, इससे दूरगामी प्रभाव यही पड़ता है कि फिर मृदा वहाँ से उन्मूलन शुरू हो जाता है। अपर्दन हम नहीं कह सकते, लेकिन मृदा की गुणवत्ता जो है वो समाप्त होने लगती है। इसके बाद आप देख रहे हैं 2021-22 के हिसाब से वर्ष 2020-21 में, मतलब इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग कुल मिलाकर 2020-21 का जो समय था उसमें सर्वाधिक 335 पंप सेट की खरीद हुई। 335 पंपिंग सेट जो है वो खरीदे गए, और किस जिले में खरीदे गए ये आपको बताना है। तो यहाँ आरा, पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा दिया हुआ है, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें से कौन सा होगा? ये हो जाएगा आपका मुजफ्फरपुर, और इसमें से हम चुनेंगे किसको? बी वाले ऑप्शन को। अब यहाँ बी वाला दे रखा है और यहाँ पे सी वाला है, तो क्रम के हिसाब से ये सी है, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर को कुल मिलाकर आप याद रखेंगे। राज्य सरकार की सब्जी प्रसंस्करण, मतलब बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण और विपणन योजना नामक एक पहल है, जिसके तहत किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए निम्नलिखित में से कितने सदस्यों को 130.33 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया गया है, वो आपको बताना है। सदस्यों की संख्या इसमें से देखकर बतानी है, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें बी हो जाएगा, 322। ठीक है, 322 सदस्यों को ये उपलब्ध कराया गया है। 39वें क्वेश्चन में कहा गया कि आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से 3 और जिले प्राथमिक सब्जी सहकारी समिति से जोड़े गए। परिणाम यह है कि इन समितियों की संख्या बढ़कर 106 हो गई है। कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है, कौन सा जिला इससे बाहर है, वो आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि सीवान, सारण, गोपालगंज इसमें शामिल होते हैं। बचता क्या है? मुजफ्फरपुर, और उसी को हम चुनकर बाहर कर देंगे। प्रश्न संख्या 40 में पूछा जा रहा है कि सिंचाई पर सार्वजनिक व्यय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और गलत कथन का चयन करिए। तो वर्ष 2020-21 में सिंचाई के विकास पर कुल व्यय जो है वो 2114.87 करोड़ रुपए ये रहा था। और सिंचाई अधिसंरचना के लिए परिसंपत्ति निर्माण में निवेश राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है हमेशा से ही। और विभिन्न स्रोतों में नलकूप जो है वो सिंचाई के स्रोतों में महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद 40.6% हिस्सा नहरों के पानी से सिंचित होता है।
तो अब आप ये बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। सिंचाई के बारे में यहाँ सारी सूचनाएं हैं और करेक्ट आंसर इसका डी होगा। यहाँ नहर सिंचाई की जो बात कही गई है ना, डी वाले विकल्प को हम चुनेंगे। नहर सिंचाई की बात की गई है तो इसमें से हम इसको चुन लेते हैं, बाहर कर देते हैं। असल में 30.6% हिस्सा जो है वो नहरों के पानी से लाभ लेता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 41वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के तहत सिंचाई क्षमता सृजन के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो योजना का नाम दिया है और उनकी जो सिंचाई क्षमता है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से वो दी हुई है। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना की जो सिंचाई क्षमता है वो है 10,000। और आप देखें गोरौल वियर सिंचाई परियोजना, इसकी जो क्षमता है वो 1200 है। मुहाने नदी बहुउद्देशीय परियोजना सिंचाई परियोजना, इसकी 700 क्षमता है। और दुर्गावती जलाशय योजना जो है उसकी 350। आप ये बताइए कि इसमें से कौन सा गलत है। तो 41 को आप देख रहे हैं और इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। यहाँ आप देखें जो दुर्गावती रिजर्वायर स्कीम है ना, उसका 350 दे रखा है, जबकि उसकी जो क्षमता है वो सिर्फ 300 है, 350 नहीं। ये आंकड़ा गलत दिया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 42 को देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के तहत ढाढर डाइवर्जन योजना के अंतर्गत सृजित सिंचाई क्षमता कितनी है। तो ढाढर डाइवर्जन योजना जो है उसके अंतर्गत सिंचाई क्षमता को इसमें से आपको पहचानना है, हेक्टेयर के हिसाब से इसमें भी दिया है। और 42 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये 1032 हेक्टेयर होगा। और इसमें से हम चुनेंगे किसको, सी वाले विकल्प को। प्रश्न संख्या 43 को देखते हैं। जल जीवन हरियाली योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 1654 योजनाएं स्वीकृत हुई हैं और इसमें 1355 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। पूरी हुई योजनाओं के जरिए 1.21 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का विकास हुआ है, मतलब उतनी विकसित हुई है। और इसके तहत 669, यहाँ आप देख रहे हैं 669 लाख घन मीटर जल भंडारण की क्षमता जो है वो सृजित हुई है। ये कुल मिलाकर जल जीवन हरियाली योजना के बारे में इतनी सारी सूचनाएं हैं। आपको ये बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है। जो गलत जानकारी है उसका चयन आपको करना है। 43 को आप देख रहे हैं और करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, देखें इसे ध्यान से। ए वाला विकल्प सही है इसमें, मतलब प्रश्न में ये पूछा गया था कि सही इसमें से जो गलत विकल्प है उसका चयन करिएगा, तो हम चुनेंगे किसको, ए वाले विकल्प को। असल बात यह है कि जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जो पूरा आंकड़ा है उसमें 1663 यानी 1663 योजनाओं की स्वीकृति हुई है और यहाँ कितना दिया है, 1654 दिया है। यही एकमात्र गलत है, बाकी सब सही है, लेकिन हमें गलत ही चुनना था। इसके बाद प्रश्न संख्या 44 को देखते हैं। चीनी और अन्य उप उत्पादों के उत्पादन के लिए बिहार में कितनी चीनी मिलें उपलब्ध हैं। अब ये संख्या आपको बतानी है, तो इसमें तो सीधे सीधे आप देख लें 11 चीनी मिले हैं, ये संख्या आपको याद रहनी चाहिए। प्रश्न संख्या 45 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चीनी मिल ने अपनी पेराई की क्षमता 10,000 से बढ़ाकर 11,500 टन प्रतिदिन कर दी है। ये कौन सी चीनी मिल है उसका नाम आपको बताना है। और 45 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, सी होगा, हरिनगर चीनी मिल। ठीक है, हरिनगर चीनी मिल यानी सी वाले विकल्प को हम चुन लेंगे। इसके बाद 46 को देखते हैं। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत दिए जाने वाले प्रोत्साहन के अलावा इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत विशेष प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जाते हैं। ये एक सूचना है। अब इससे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। तो अब यहाँ जो स्टेटमेंट दिए उन्हें ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के तहत और राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति के द्वारा स्वीकृत सारे फीड स्टॉक से इथेनॉल उत्पादन की अनुमति देना, ये इसमें शामिल है। नए इथेनॉल उद्योगों को बढ़ावा देने के जरिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करना। पूंजीगत सब्सिडी की मात्रा यहाँ आप देख रहे हैं जो सी वाला विकल्प है। पूंजीगत सब्सिडी की मात्रा संयंत्र और मशीनों के व्यय का 10% होगी और अधिकतम 5 करोड़ रुपए के आसपास होगी। यहाँ पे ये 5 करोड़ का डाटा है। और विशेष श्रेणी के निवेशकों के लिए पूंजीगत सब्सिडी की मात्रा जो है वो संयंत्र और मशीनों के व्यय का 15.75% होगी। तो अब कुल मिलाकर ये जो इन्फॉर्मेशन है इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा गलत है, जो सही नहीं है उसकी तलाश आपको करनी है। और ये इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति की बात हो रही है। तो 46 को आप देख रहे हैं और करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। सी वाला विकल्प एकमात्र गलत है। अब यहाँ समस्या क्या है कि पूंजीगत सब्सिडी की मात्रा संयंत्र और मशीनों के व्यय का 15% होगी और जो कि 5 करोड़ रुपए के आसपास ठहरती है। तो यहाँ पर ये 10% नहीं होगा बल्कि 15 होगा। इसके बाद अगले प्रश्न में चलें। 47 पूछा गया कि दुग्ध संघों परियोजनाओं के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो वैशाली पाटलिपुत्र दुग्ध संघ जो है मिल्क यूनियन वो पटना में है। शाहाबाद दुग्ध संघ जो है ये बरौनी में है। और विक्रमशिला मिल्क यूनियन जो है ये भागलपुर में है, जबकि मगध मिल्क प्रोजेक्ट जो है ये गया में। गलत कौन सा है। तो 47वें को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें बी हो जाएगा। शाहाबाद मिल्क यूनियन जो बरौनी में दी हुई है ये असल में कहाँ पे है, आरा में है, न कि बरौनी में। इसके बाद 48 को देखते हैं। भारत का जो वस्त्र उद्योग रिपोर्ट, भारत के संदर्भ में वस्त्र उद्योग रिपोर्ट जारी हुई है उसके हिसाब से 2021 की रिपोर्ट है। देश के सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत भाग वस्त्र और परिधान उद्योग से आता है। और साथ में पूछा गया कि ये उद्योग जो है ये कितने लोगों को रोजगार देता है। 2 चीजें हैं और दोनों अच्छे प्रश्न हैं इसमें। 48वें प्रश्न को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, सी हो जाएगा। 2% जो है ये हिस्सा सकल घरेलू उत्पाद में वस्त्र और परिधान उद्योग से आता है और बाकी 450
यहाँ आप देख रहे हैं 450 लाख जो लोग हैं उन्हें ये रोजगार देने का काम करता है। तो भले ही सकल घरेलू उत्पाद में बहुत ज़्यादा इसका शेयर ना हो, लेकिन रोजगार ये अच्छी मात्रा में लोगों को देता है। इसके बाद 49 को देखते हैं। कौन सा जिला है ऐसा राज्य का जिसके कि शाल, मफलर और तौलिया, गमछा, बेड कवर ये सब प्रसिद्ध हैं, मतलब बेडशीट वहाँ की और तौलिया, गमछा ये सब बनकर आते हैं। पटना है, पश्चिमी चंपारण है, कैमूर है, नवादा है। ये सीधा सीधा पूछ लिया है और करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसमें बी वाला होना चाहिए, पश्चिमी चंपारण। ठीक, ये आप देख रहे हैं बी वाले ऑप्शन को, इसमें से चुन लेंगे। और पश्चिमी चंपारण से ये सब कुछ, और पूर्णिया और कटिहार से क्या मिलता है? तो जूट के थैले मिल सकते हैं, जूट से बनी हुई जितनी सामग्रियां हैं वो वहाँ से अच्छी खासी मिलती हैं, और आंतरिक सज्जा के लिए बहुत सारे सामान मिलते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 50 को देखते हैं। किस हथकरघा योजना का संबंध राज्य के अंदर यूआईडी निशान वाले जो चालू हथकरघे हैं उनको कार्यशील पूंजी के बतौर 10,000 रुपये देना है? ये कौन सी योजना है जिसके तहत ये धनराशि दी जाएगी मदद के तौर पे? तो विद्युत सब्सिडी अनुदान योजना है, प्रशिक्षु छात्रवृत्ति योजना है, कार्यशील पूंजी योजना है, या डेहरी ऑन सोन योजना है? इसमें से आप देखें। तो 50वां क्वेश्चन और करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। ये कार्यशील पूंजी योजना है जिसके अंतर्गत 10,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। और 51वें क्वेश्चन में पूछा गया कि वर्ष 2020-21 में कुल 25 टन कोए, यानी कोए का मतलब कोकून से है, इनका उत्पादन होता है, और इनसे कितने टन कच्चा रेशम प्राप्त किया जाता है? तो जो कोकून की अर्धविकसित अवस्था होती है उसी में उसे जिंदा ही उबाल दिया जाता है और उसके बाद उसके रेशम को मनुष्य प्राप्त कर लेता है। तो गांधी जी इसीलिए रेशम नहीं पहनते थे। अब बताइए इसमें से कितना टन रेशम प्राप्त किया गया? तो 51 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से कौन सा होगा? बी वाला हो जाएगा, 2 टन। ठीक है, 2 टन कच्चा रेशम प्राप्त किया गया और उसके लिए इतने जो कोकून है उनकी जान ली गई। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 52 को देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के हिसाब से टसर रेशम विकास योजना नवादा को कुल 147.15 लाख रुपए का आवंटन हुआ है, जिसमें केंद्र का अंश कितना है ये आपको बताना है। तो 52 को आप देख रहे हैं और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। यहाँ आप देखें 106.28 लाख रुपए, ठीक है, ये रुपए में है, तो इतना जो है ये केंद्र का अंश था, मतलब केंद्र का शेयर था। प्रश्न संख्या 53 को देखते हैं। अंडी रेशम विकास कार्यक्रम मुजफ्फरपुर के तहत केंद्र का अंश कितना है ये बताइए, मतलब केंद्र का उसमें हिस्सा कितना है? प्रश्न संख्या 53, करेक्ट आंसर क्या होगा? ई होना चाहिए। इसमें देखें ये पूरी तरह से राज्य आधारित योजना है, तो केंद्र का इसमें शेयर बनेगा ही नहीं, और इसीलिए हम इसमें से ई वाले विकल्प को चुनते हैं कि कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 54 को देखते हैं। 2020-21 में राज्य सरकार ने खादी संस्थाओं में गुणवत्तामूलक सुधार के लिए खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादों को बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु 15 खादी संस्थाओं समितियों को कितने चरखे प्रदान किए? ये कटिया चरखे हैं प्रदान किए गए, संख्या इनकी बतानी है आपको। तो 54 करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। 270 कटिया चरखे दिए गए और 29 संस्थाओं को उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए पूंजी भी उपलब्ध कराई गई है। फिलहाल इसमें से करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 270। इसके बाद 55वें नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2021 तक आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के हिसाब से वर्ष मतलब ये जो सत्र था, बजट सत्र था, उसमें खाद्य प्रसंस्करण की कुल कार्यशील इकाइयाँ कितनी थी? खाद्य प्रसंस्करण के लिए कार्यशील इकाइयों की संख्या आपको बतानी। और 55वां प्रश्न करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका बी होना चाहिए, 158, 158 थी टोटल संख्या। ठीक है, तो इसमें से हम चुनेंगे बी वाले ऑप्शन को। इसके बाद प्रश्न संख्या 56 में आपसे पूछा गया कि कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 से संबंधित कुछ यहाँ पर कथन दिए हैं, असत्य का चयन आपको करना है। तो इसके तहत चिन्हित क्षेत्रों में कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हेतु सब्सिडी प्रदान की जाएगी और पूंजीगत सब्सिडी सहायता पूरी तरह से ऋण संपर्कित होगी, और न्यूनतम 0.25 करोड़ और अधिकतम 5 करोड़ रुपए स्वीकृत परियोजना व्यय वाली परियोजना ही इस नीति के तहत लाभ पाने के पात्र होगी। उसी को इस नीति में लाभ मिलेगा, उससे कम वाले को नहीं। और इसके साथ आप देखें आधुनिकीकरण के जरिए कथित परियोजना की विद्यमान क्षमता में न्यूनतम 25% की वृद्धि होनी चाहिए। तो अब आपको ये बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है। ये पूरा प्रश्न का ढांचा आप देख रहे हैं, 56वां क्वेश्चन, और करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ई होगा। यहाँ ये पूछा जा रहा है कि गलत कौन सा है और आप ई को चुन रहे हैं, इसका मतलब है कि जितनी भी सूचनाएं हैं वो सभी सही है। अगले वाले को देखते हैं, प्रश्न संख्या 57वां, और इसमें कहा गया कि ऑक्सीजन संयंत्रों के अनुदान से संबंधित कुछ यहाँ पर मिलान किया है, जैसे कि इकाइयों का प्रकार है और मशीनरी पर कितना व्यय किया गया वो प्रतिशत में दिया है। तो तरल चिकित्सकीय ऑक्सीजन उत्पादन करने वाले क्रायोजेनिक ऑक्सीजन संयंत्र जो है उन पर 30% का मशीनरी व्यय किया गया है, और अस्पतालों द्वारा भंडारण टंकियां जो है उसके लिए 30% का, ऑक्सीजन की लॉजिस्टिक इकाइयों के लिए 25% का, और सिलेंडर निर्माण के लिए 30% का। तो आप ये बताइए कि इसमें से कौन सा गलत मिलान किया हुआ है? 57वें को आप देख रहे हैं, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा। ठीक है, लॉजिस्टिक यूनिट ऑफ ऑक्सीजन 25% वाला जो दिया है यहाँ आप देख रहे हैं, ये सी वाला विकल्प ये सही है। इसमें मतलब सही का मतलब ये है कि इसमें हमें टिक इस पर लगाना है, बाकी ये सही सुमेलित नहीं है। अब इसमें सही उत्तर की भी हमें तलाश करनी है साथ साथ। असल में ये 30% का है, मतलब इसका जो यहाँ पर व्यय प्रतिशत है वो भी 30 ही है। ठीक है, ये 25 नहीं है, जो 25 दिया है वो गलत है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और बाकी चीज़ें सही है तो उसको भी आपको पता होना चाहिए।
अच्छा, 58वें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो इसके तहत आवेदकों को छांट लेने के बाद चुने लाभार्थियों को 2 सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए भेजा जाता है और यह प्रशिक्षण इसलिए कराया जाता है ताकि प्रशिक्षु अपनी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर सकें। चुने हुए उद्यमियों के लिए कुल परियोजना व्यय की रकम स्वीकृत की जाती है और इसकी अधिकतम सीमा जो है वो 8 लाख है। बिहार नवांकुर कोष न्यास में से वे अधिकतम 5 लाख रुपए ब्याज का ब्याज मुक्त ऋण पाने के हकदार होते हैं। तो अब ये सारी चीजें जो है ये महिला उद्यमी योजना से जुड़ी हैं। आपको ये बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है। तो गलत इसका सी वाला विकल्प है। यहाँ जो कहा गया है ना कि चुने हुए उद्यमियों के लिए कुल परियोजना व्यय जो है उसकी रकम स्वीकृत की जाती है, अधिकतम सीमा जो दे रखी है वो यहाँ पर गलत है। इसे आप ध्यान से देखिएगा। ये जो अधिकतम सीमा दी हुई है वो असल में 8 लाख नहीं बल्कि 10 लाख है। ये इसकी अधिकतम सीमा है, बाकी चीजें ठीक है। इसके बाद 59वें नंबर के क्वेश्चन को देखें। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद जो है उसकी आर्थिक प्रभाव रिपोर्ट जारी हुई 2020 की और उसके हिसाब से भारत के सकल घरेलू उत्पाद में यात्रा और पर्यटन का संयुक्त रूप से लगभग कितने प्रतिशत योगदान है वो हिस्सा आपको बताना है। और 59 को आप देख रहे हैं, इसका जो सही जवाब है वो इसमें ई हो जाएगा क्योंकि कोई भी आंकड़ा ठीक नहीं दिया है। तो इसका जो सही आंकड़ा है वो क्या होगा, 6.8% का योगदान है। इसके बाद प्रश्न संख्या 60 को देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के हिसाब से निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार के बारे में सही नहीं है। तो बोधगया में 95.61 लाख रुपए के प्राकलित व्यय से 2021-22 में पर्यटक सूचना केंद्र का आधुनिकीकरण किया गया। बोधगया में 13,615 लाख रुपए के व्यय से राजकीय अतिथि गृह का निर्माण किया गया, ये दिया हुआ है। और साथ में 798 लाख रुपए का जो प्राकलित व्यय है उससे गया में कोटेश्वर धाम मंदिर का उन्नयन किया गया, यानी उसे अच्छे तरीके से सजाया संवारा गया। और डी वाला विकल्प कहता है कि 912.10 लाख रुपया का जो व्यय है वो किया गया और उससे पूर्णिया जिले में 7 स्थानों पर पर्यटन की सुविधाओं को और बेहतर किया गया। तो ये कुल मिलाकर 4 स्टेटमेंट है। आप बताएं कि गलत कौन सा है। 60वां प्रश्न आप देख रहे हैं और सही जवाब इसका सी हो जाएगा। ये जो प्राकलित व्यय दिया हुआ है ना कोटेश्वर धाम मंदिर के उद्धार का, तो ये व्यय था 786 लाख और यहाँ पर दिया है 798, जो कि गलत दिया है। 786 होना चाहिए, थोड़ा सा कम था। ठीक, तो यहाँ पर हम इसको चुन लेते हैं, बाकी सब सही है। प्रश्न संख्या 61 को देखते हैं। बिहार में गांधी परिपथ का विकास करने के लिए कितनी धनराशि को स्वीकार किया गया है, ये आपको बताना है। तो अब धनराशि कितनी स्वीकार की गई, इसके लिए 4,465.02 लाख रुपए की जो धनराशि है उसको स्वीकृत किया गया है और उसमें से खर्च कितना किया जा चुका है, तो 2,232.51। लेकिन यहाँ पर टोटल पूछ रहा है तो हम चुनेंगे किसको, बी वाले ऑप्शन को। ठीक, इसके बाद 62वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य में पारिस्थितिकी पर्यटन से संबंधित कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो दुर्गावती जलाशय योजना के निर्माण के साथ विशाल जल भंडार का निर्माण करवाना, ऐतिहासिक शेरगढ़ किला भ्रमण का हिस्सा है, ये चीज इसमें दी हुई है। महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी क्षमता यानी सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल पोटेंशियल और नैनाभिराम पहाड़ी परिवेश के साथ कृषि के लिए उपयुक्त उर्वर कृषि भूमि, ये कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य की तारीफ की जा रही है। आपको ये बताना है कि कौन कौन सा सही है उसके बारे में। तो ये सारी सूचनाएं कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में दे रखी हैं। आप ये बताइए कि इसमें से सही कथन कौन सा है, ये सभी बातें सही है या केवल कुछ सही है। तो यहाँ जितनी भी चीजें दी हुई है वो सभी सही है। ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य है इसके संबंध में अगर देखा जाए तो ये सारी चीजें इसके लिए सही बैठती हैं। और इसके बाद 63वें नंबर के प्रश्न में पूछा गया कि वर्ष 2020-21 में बिहार में परिवहन और दूरसंचार क्षेत्रों का राज्य के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन यानी GSVA में लगभग कितने प्रतिशत का हिस्सा था, वो शेयर आपको बताना है। मतलब स्टेट वैल्यू एडेड जो है, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, उसमें कितना शेयर था ये बताना है। तो 8 था, 7 था, 11 था, 5 था और इसका जो सही जवाब है वो 11 होगा। इसमें से हम सी वाले विकल्प को चुनेंगे जो कि सही उत्तर है। 64वें को देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के हिसाब से कुल जो निबंधित वाहन है, ठीक है, कुल जो निबंधित वाहन है यानी रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं, उसके लिहाज से बिहार का कौन सा स्थान है, मतलब वाहनों की संख्या के लिहाज से बिहार कौन से नंबर पर है। तो अगर वाहनों के लिहाज से देखें जो कि रजिस्टर्ड व्हीकल है तो उसके हिसाब से बिहार 8वें स्थान पे और इसमें से हम चुनेंगे बी वाले ऑप्शन को। इसके बाद 65वें नंबर के प्रश्न में कहा गया कि विभिन्न विभागों की परियोजनाओं में भवन निर्माण विभाग का हिस्सा कितने % है, ये आपको बताना है। प्रतिशत यहाँ दिया हुआ है, उसमें से आपको चुनाव करना है और इसका जो सही जवाब है वो इसमें ए हो जाएगा, 11%। ठीक है, ये जो शेयर है वो 11% का है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 66 और पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना जो कि बाकी सरकारी योजनाओं को गति देने के उद्देश्य से लाई गई, तो इसके द्वारा बिहार में या बिहार सरकार के द्वारा 7 जनवरी 2022 को कौन से स्थान पर पूर्व जोन का सम्मेलन आयोजित किया गया। ये जो ईस्ट जोन का कॉन्फ्रेंस है, इसका ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर होता है, देखिए इसमें डेट बता दी है, तो डेट आपको मालूम होनी चाहिए। फिलहाल इसमें जगह का नाम यानी जिले का नाम आपको बताना है। और 66वां जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें बी वाला। ये आयोजित किया गया था पटना में। ठीक, तो पटना को हम इसमें से चुनेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे। 67वें प्रश्न को देखते हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो AI जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहा जाता है। AKIC ये
शॉर्ट फॉर्म है और इसका पूरा नाम है अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। यहाँ आप इनका पूरा जो रूप है उसे देख रहे हैं। ठीक है, 2 को हमने देखा। तीसरा वाला है AIBP, इसका मतलब है एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, यानी त्वरित सिंचाई लाभ योजना। और ANC का मतलब होता है एंटीनेटाल केयर, ठीक है, मतलब प्रसव पूर्व देखरेख। तो अब ये बताइए कि इसमें जो शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है और उनका फुल फॉर्मेट दिया हुआ है, आप ये बताएं इसमें से कौन सा गलत है। तो 67वां जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर ई होगा, क्योंकि इसमें जितनी भी चीजें हैं वो सही दी हैं। तो हो सकता है आपको अलग अलग देकर भी पूछ ले। इसके बाद 68वें प्रश्न को देखते हैं। लॉकडाउन के प्रभाव की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था 2020-21 में निश्चित रूप से 7.2% सिकुड़ गई थी, लेकिन बिहार में ये प्रतिशत सकारात्मक रहा और बढ़ोतरी दर्ज की गई। तो बढ़ोतरी कितने फीसदी की थी ये बताइए। कृषि आधारित जो भी इलाके थे ना, वो उतने ज़्यादा नुकसान में नहीं थे। नुकसान उनको हुआ जहाँ पर उद्योग थे। तो 68वें प्रश्न को देख रहे हैं आप और करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, 2.5। व्यावसायिक कृषि करने वाले किसान भले ही परेशान हो, लेकिन जो सामान्य किसान अपने देश के हैं वो तब भी खुशहाल थे। तो इसमें से हमने 2.5% को चुना, इतनी वृद्धि इसमें दिखाई देती है। इसके बाद 69वें प्रश्न को देखते हैं। वर्ष 2016-17 से वर्ष 2020-21 का जो समय है वहां तक की अवधि में प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर कितने % रही है, वो परसेंटेज आपको बताना है। तो ये सीधा सीधा है, 2.3 को आप चुन लीजिए। इसके बाद देखें आप 70वें क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसके आधार पर गलत कथन का चयन कीजिएगा। सितंबर 2020 से लेकर सितंबर 2021 के बीच में वार्षिक मुद्रास्फीति दर जो है वो ग्रामीण क्षेत्र की 2.8% रही है। कितनी रही है? 2.8। और सितंबर 2020 से लेकर सितंबर 2021 का जो समय है उसमें वार्षिक मुद्रास्फीति दर शहरी क्षेत्र में रही है 4.9। ग्रामीण की कितनी थी? 2.8 थी और शहरी की 4.9 थी। और वैसे समग्र अगर देखा जाए तो 3.1 थी। जबकि अगर भारत के संदर्भ में हम तुलना करते हैं तो शहरी क्षेत्रों में बिहार की मुद्रास्फीति दर भारत से कम थी। तो ये एनुअल इन्फ्लेशन रेट के बारे में इतनी सारी सूचनाएं हैं, आप ये बताइए कि कौन सा कथन गलत है। अब इसमें से अगर हम देखें तो डी वाला स्टेटमेंट जो अंतिम वाला दिया हुआ है वही गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं कि शहरी क्षेत्रों में बिहार की जो मुद्रास्फीति दर है वो असल में भारत की टोटल मुद्रास्फीति दर से ज़्यादा थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 71वें को देखते हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में कुल व्यय जो है वो 2019-20 के 23.7% से बढ़कर 2020-21 में कितने प्रतिशत हो गया, वो परसेंटेज आपको बताना है। 71वां प्रश्न आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है यहाँ 71वें क्वेश्चन को आप देखिएगा, बी वाले ऑप्शन को आप चुनेंगे जो कि है 27। ठीक है, मतलब ये है कि ये बढ़कर हो गया था 2020-21 में 26.8, लेकिन 26.8 का एग्जैक्ट आंकड़ा यहाँ दिया नहीं है, तो हम इसमें 26 को नहीं चुन सकते। 0.8 है यानी लगभग उसको हम मान सकते हैं 27। तो यहाँ अप्रॉक्सीमेट दिया हुआ है और वही पूछा भी है। इसके बाद आगे चलते हैं, 72वें क्वेश्चन को देखते हैं। गत 5 वर्षों में यानी बीते हुए 5 वर्ष 2016-17 से लेकर 2021 तक, इसके दौरान कृषि और सहवर्ती क्षेत्र जो है, मतलब उसके साथ एलाइड सेक्टर जो है, उसकी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है। कृषि के साथ उसका एलाइड सेक्टर जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि किसान 24 घंटे खेती नहीं करता है, उसके साथ साथ वो आजीविका के लिए कुछ और भी चीज़ें करता है, जैसे पशुपालन है, बागवानी है, ये सब। तो आप बताएं इसकी वृद्धि कितने % रही है। तो 72 को आप देख रहे हैं और करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, बी हो जाएगा, 2.1%, 2.1% इसकी वृद्धि देखी गई। इसके बाद 73वें प्रश्न में कहा गया कि राज्य में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन कितने लाख टन अनुमानित था। ये 2020-21 की बात है। अब इसमें लाख टन में आपको देखना पड़ेगा। तो 73वां प्रश्न जो आप देख रहे हैं इसका सही जवाब हो जाएगा डी वाला, 17.95 लाख टन ये अनुमानित था। यहाँ आपने इसे देखा। इसके बाद 74 में पूछा गया कि बागवानी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार के कितने जिलों में समेकित बागवानी विकास मिशन के साथ साथ 15 जिलों में मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो यहाँ पर कितने जिलों में समेकित बागवानी विकास हो रहा है वो बताइए। संख्या आपको सिर्फ इसमें देखकर बतानी है। तो ये 23 जिले हैं। बिहार राज्य के कितने जिले हैं? 23 जिले हैं। यहाँ जो सी वाला ऑप्शन है उसको चुनेंगे। 75 को देखते हैं। डिजिटल कृषक सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि विभाग के द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन को शुरू किया गया है। अब ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसका नाम क्या है वो आपको बताना है। तो इसका नाम क्या है, यहाँ आप देखें, बिहान। ठीक है, बिहार नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, बिहान है। बिहान का मतलब होता है सुबह। इसके बाद आगे चलते हैं। लोग कहते हैं साझे बिहाने ईश्वर का नाम जपत है, तो इसमें बिहान शब्द जो है ये सुबह सवेरे को दर्शाता है। इसके बाद 76वें प्रश्न को देखते हैं। मछली रिकॉर्ड के लिए, मतलब 2020-21 में मछली के रिकॉर्ड कितने लाख टन उत्पादन के साथ राज्य मछली उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर हो गया है। तो मत्स्य उत्पादन में राज्य आत्मनिर्भर हो गया है वो तो ठीक है, लेकिन कितना रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है वो आपको बताना पड़ेगा। तो मत्स्य उत्पादन की मात्रा बताइएगा और करेक्ट आंसर क्या होगा, 6.83 लाख टन का उत्पादन हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा है और इसमें से हम बी वाले ऑप्शन को चुन लेंगे। इसके बाद 77 को देखते हैं। गव्य सहकारी समितियां राज्य में दूध उत्पादन और प्रसंस्करण वितरण में मुख्य कर्ता के रूप में उभरी है। तो बिहार में दूध का कुल उत्पादन वर्ष 2020-21 में कितना रहा है वो मात्रा आपको बतानी है।
और 77 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। ये 115.01 लाख टन था, ठीक है, बी वाले विकल्प को हमने चुन लिया। और 78वें प्रश्न को देखिएगा, सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ कहा गया कि 2020-21 में 460.20 लाख क्विंटल ईख पेरी गई, यानी गन्ने की पेराई हुई और उससे रस निकाला गया, गुड़ बनाया गया और चीनी बनाई गई। अब क्या क्या बना वो बताया जा रहा है। तो 46.22 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ। चीनी की प्राप्ति दर जो है वो 11% थी और महामारी के कारण 2020-21 में जो ईख पेरी गई थी उसमें उत्पादित चीनी की मात्रा 2019-20 से काफ़ी कम थी। अब बताइए कि इसमें असत्य कथन कौन सा है। तो चीनी की जो प्राप्ति दी है वही गलत है, बाकी सब तो सही है, ठीक है। ये 11 नहीं थी बल्कि 10 थी, ठीक है। इसके बाद 79वें प्रश्न को देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के हिसाब से बिहार के 3 सर्वाधिक आकर्षक उद्योगों में से निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो यहाँ इथेनॉल दिया है, खाद्य प्रसंस्करण दिया हुआ है, नवीकरणीय ऊर्जा है और सीमेंट है। इसमें से आपको देखकर बताना है और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी वाला हो जाएगा। ये सीमेंट है जो कि इन आकर्षक उद्योगों में शामिल नहीं है। बाकी अगर आप देखें तो इथेनॉल, खाद्य प्रसंस्करण और नवीकरणीय ऊर्जा इसमें शामिल है। 80वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो राज्य में ऑक्सीजन के उत्पादन में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार ने ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 को अपनाया है और बिहार में 3 सर्वाधिक आकर्षक उद्योग जो हैं, जैसे आपने पीछे देखा, इथेनॉल, खाद्य प्रसंस्करण और नवीकरणीय ऊर्जा है। बिहार स्टार्टअप नीति 2018 राज्य में नई पीढ़ी के उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और 2020-21 में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। तो ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आपको जो गलत है उसकी तलाश करनी है। ये है प्रश्न संख्या 80 और इसे अगर आप ध्यान से देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी वाला। इसमें आप देख रहे हैं कि जो बिहार की स्टार्टअप नीति है 2018 वाली, यहाँ 2018 दिया हुआ है तो उसकी जगह आप कर लीजिए 2017, ठीक है। बिहार की स्टार्टअप नीति 2017 राज्य में नई पीढ़ी के उद्यमियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यहाँ जो समय है वही गलत दिया है। इसके बाद 81वें प्रश्न को देखते हैं। वर्ष 2020-21 में राज्य में विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं के विकास के लिए कुल लगभग कितने लाख रुपए को स्वीकृत किया गया था, वो स्वीकरण यहाँ आपको बताना है। तो यहाँ जो तादाद है मतलब धनराशि है उसमें देखकर बताइए और करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसका, सी होना चाहिए। 14,527 लाख रुपए इतना जो है वो स्वीकृत किया गया था। इसमें से सी वाले विकल्प को हमने चुना। इसके बाद 82 में पूछा जा रहा है कि खनिजों से, अब ये 2020-21 का डाटा है, खनिजों से राज्य सरकार का राजस्व संग्रहण प्रतिशत जो है वो वर्ष 2016-17 की अपेक्षा लगभग कितने प्रतिशत बढ़ गया है, कितना बढ़ा है वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, 172 बढ़ गया है, मतलब इतनी जो तादाद है वो बढ़ी है। कहने का मतलब ये है कि पहले 994.10 था, अभी 1708.90 हो गया है, इतना हुआ है। इसके बाद 83 को देखते हैं। पूछा जा रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के हिसाब से निम्नलिखित में से किन जिलों में पासपोर्ट की मांग बढ़ी है। तो सीवान में बढ़ी है, गोपालगंज में, मतलब विदेश जाने की चाहत बढ़ी है इसका मतलब है, आरा, दरभंगा, अब इसमें जिलों के नाम दिए हुए हैं। तो पासपोर्ट के आवेदन की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इसमें बढ़ोतरी देखी गई है उसमें सीवान और गोपालगंज दोनों जिलों के नाम आते हैं। तो सीवान और गोपालगंज दोनों को चुनना है तो हम ई को चुन लेंगे, ये दोनों आप याद रखेंगे। इसके बाद 84 को देखते हैं। 25 फरवरी 2022 को उप मुख्यमंत्री ताराकिशोर प्रसाद जी जो हैं, इन्होंने बिहार विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सदन के पटल पर राज्य का कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया। इकोनॉमिक सर्वे का नंबर कौन सा था वो आपको बताना है। 25 फरवरी 2022 की बात है, आज से लगभग 1 साल पीछे की। और 84 को आप देख रहे हैं, राइट आंसर इसका क्या होगा, ए हो जाएगा। 16वां था ये इकोनॉमिक सर्वे जो है वो 16वां था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 85 को देखते हैं। यहाँ ये कहा गया कि प्रति व्यक्ति आय वाले जो जिले हैं, कम प्रति व्यक्ति आय वाले, जहाँ पे प्रति व्यक्ति आय क्या है, कम तादाद में है, तो निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है, इसमें आपको देखकर बताना है। बिहार के इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से ये भी है, जिलों के नाम दिए हैं। और 85 का जो राइट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा, ये शिवहर है। प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम यहीं पर जो संख्या है वो देखी जाती है, 19.6 हज़ार रुपये। बाकी अररिया में जो है वो 20 के आसपास है, सीतामढ़ी में 22 है और पूर्वी चंपारण में 22 के आसपास दिखाई देती है। इसके बाद 86वें प्रश्न को देखते हैं। 5 वर्ष का जो पीछे का डाटा है उसके हिसाब से बिहार में द्वितीय क्षेत्र में कितने % की वृद्धि हुई है, सेकेंडरी सेक्टर का आपको बताना है। और 86 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। 4.8% की जो वृद्धि है वो देखी जाती है। इसके बाद 87 को देखें। प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन सा जिला पहले स्थान पे है। 87 को आपने देखा तो इसमें अगर आप देखें तो पटना जो है वो पहले स्थान पे है, पटना का इसमें पहला नंबर है और कितना है तो 131.1 हज़ार रुपये। और 88वें क्वेश्चन में कहा गया कि इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से किस जिले में शहरीकरण का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। तो शहरीकरण का प्रतिशत भी पटना में ही सबसे ज़्यादा है, राजधानी में सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद अगर हम देखें तो मुंगेर में थोड़ा सा और कम है, 28.3 के आसपास है, पटना में 44 है, नालंदा में 26 है। तो ऐसे हम इसे व्यवस्थित कर सकते हैं। इसके बाद 89वें प्रश्न को देखते हैं। जनगणना के हिसाब से बिहार में शहरीकरण का प्रतिशत कितना था 2011 में, यानी आज से 10 से भी ज़्यादा साल पीछे।
तो अगर हम शहरीकरण के प्रतिशत की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सिर्फ 11.3% हिस्सा ही शहरीकृत था, यानी शहरीकरण का परसेंटेज काफ़ी कम था। अब 11.3 का मतलब है कि इसमें से हम डी वाले विकल्प को चुन लेते हैं। लगभग दिया हुआ है तो हम डी को चुनते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 90 में कहा गया कि इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से पूंजीगत लेखे में कुल प्राप्ति 25.9% बढ़कर 2019-20 के 29,175 करोड़ रुपए से 2020-21 में कितने करोड़ रुपए हो गई है, वो मात्रा मतलब जो यहाँ आंकड़ा है वो आपको बताना है। तो 90वां क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ आप देखें 36,735 करोड़, ये जो बी वाला विकल्प है ये सही है। इसके बाद 91 को आप देखें, गत 5 वर्षों में यानी 2016-17 से लेकर 2020-21 के दौरान कृषि और सहवर्ती क्षेत्र की जो वृद्धि दर है वो कितने प्रतिशत है, मतलब एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर की जो वृद्धि दर है वो कितने परसेंट थी वो आपको देखकर बताना है। और इसमें से अगर आप देखें तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, इसका बी हो जाएगा, 2.1% थी। इसके बाद 92 को देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के हिसाब से बिहार राज्य सरकार राज्य के कितने जिलों में जैविक पट्टी का विकास कर रही है। तो जैविक पट्टी का विकास जो है वो 13 जिलों में हो रहा है। अब इसमें से हम बी वाले विकल्प को चुन लेते हैं। और 17,000 एकड़ से भी अधिक जो फसल क्षेत्र है उसके लिए जैव प्रमाण पत्र भी जारी किया जा रहा है। इसके बाद 93 को देखते हैं। पिछले 5 वर्ष यानी 2016-17 से 2020-21 उप क्षेत्रों में पशुधन की वृद्धि दर कितने परसेंट रही है, वो प्रतिशत आपको बताना है। तो उप क्षेत्र जो है उसमें पशुधन की वृद्धि कितनी रही है, 10% रही है पिछले 5 वर्षों में। तो 10 वाला आंकड़ा हम इसमें से चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 94 को देखते हैं। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, उसके हिसाब से बताइए कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो 2020-21 में राज्य में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन जो है वो रिकॉर्ड 17.95 लाख टन अनुमानित था। और गत 3 वर्षों में अनाजों के टोटल जो वेराइटी है उसके बीच में चावल की वृद्धि दर जो है वो 9.6% थी। और पिछले 3 वर्षों में मक्के की वृद्धि दर जो है वो 5% थी। और सकल राज्यगत मूल्यवर्धन यानी जीएसबीए जो है उसमें कृषि और सहवर्ती क्षेत्र का हिस्सा 19% था 2020-21 में। तो अब ये सारी चीज़ें आपको देकर पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो 94 को आपने देखा और इसका जो राइट आंसर है वो ई होगा। इसमें कोई भी चीज़ गलत नहीं है, जितनी भी जानकारियाँ दी हुई हैं वो सभी सही है। अब ये आवश्यक नहीं है कि ये सब साथ में आपसे पूछ लिया जाए, हो सकता है कि एक स्टेटमेंट से कोई एक क्वेश्चन बन जाए। इसके बाद 95 को देखते हैं। 2019-20 में सकल फसल क्षेत्र 72.97 लाख हेक्टेयर था। फसल सघनता कितने प्रतिशत थी वो आपको बताना है। तो इसमें प्रतिशत दिया हुआ है, आप देखिए और बताइए। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा, ठीक है। 144% फसल सघनता हमें दिखाई देती है। 96 को देखते हैं। मत्स्य संपदा योजना के लिए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके लिए 2020-21 में कुल कितने करोड़ रुपए को स्वीकृत किया गया था, ये धनराशि आपको इसमें बतानी होगी। और 96 का जो राइट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा, 40.76 करोड़, 40.76 करोड़ इतना जो है वो स्वीकृत किया गया था। 97 आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से कॉम्फेड के खुदरा बिक्री केंद्रों पर बेचे जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद था दूध, ठीक। और इसकी बिक्री 2016-17 में 13.45 लाख लीटर, यहाँ देखिएगा मात्रा, 13.45 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़कर 2020-21 में कितने लाख लीटर प्रतिदिन हो गई। पहले इतनी थी, अभी बढ़ गई है, और बढ़कर कितनी हो गई है ये आपको बताना है। तो अभी 97 को अगर आप देखें तो ए वाले ऑप्शन को चुन लीजिएगा। अभी ये हो गई है 15, इसमें अच्छी खासी वृद्धि देखी गई। इसके बाद 98 को देखते हैं। राज्य में चिकित्सकीय प्रयोजनों के लिए ऑक्सीजन के उत्पादन में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार ने कौन सी ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति को अपनाया है। इसमें जो नीति है उसका आपको क्रम चुनना होगा। और 98 का जो राइट आंसर है वो इसमें हो जाएगा सी वाला। ये प्रोत्साहन नीति है 2021 की, ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021, ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी। इसके बाद 99 को आप देख रहे हैं। बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 2014-15 के 203 किलोवाट आवर से बढ़कर 2020-21 में कितनी हो गई है ये आपको बताना है। तो यहाँ बिजली की प्रति व्यक्ति खपत में वृद्धि हुई है और हर साल बढ़ती ही रहेगी, ये तय बात है। तो अभी 2020-21 के लिए ये कितनी हो गई है किलोवाट आवर में, इसमें जो मात्रक है उसमें देखकर आपको बताना है। तो अगर देखा जाए तो इसका जो बी वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो ज़्यादा सही होता है। 350 किलोवाट, यहाँ देखें 350 किलोवाट पर आवर वाली जो वृद्धि है वो देखी जा रही है। मतलब 203 से सीधा बढ़कर कितना हो गया है, 350 हो गया है। और इसके बाद आगे चलते हैं, अंतिम प्रश्न को देखते हैं जो कि है 100वां। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो रही है, ग्रामीण क्षेत्र वाली। इसके द्वारा पात्र परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के मामले में उपलब्धि लक्ष्य से ज़्यादा रही। और इस योजना का गत व्यय, माफ कीजिएगा, इस योजना का जो व्यय है वो गत वर्षों के दौरान बढ़ता गया है, मतलब खर्चे में वृद्धि होती गई। तो 2020-21 में ये लगभग कितना गुना हो गया है, इसकी जो मात्रा है वो कितने गुने हो गई है ये आपको बताना था। और इसका जो सही जवाब है वो 8 गुना हो जाएगा। मतलब उपलब्धि जो है वो लक्ष्य से ज़्यादा हुई है, लेकिन ये कि उसमें जो व्यय है वो भी अच्छा खासा हुआ है। तो इसमें जो परिव्यय है वो कितना हो गया, 8 गुना हो गया था। डी वाले विकल्प को चुना और उसके बाद यहीं पर ये टेस्ट समाप्त होता है। इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।